नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मिस्टर सौरव महाडिक के साथ, जो एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं और जो 3D प्रिंटिंग जो नई टेक्नोलॉजी है उसके काम करते हैं। उनका प्रिंटिंग वर्कशॉप और वो क्या करते हैं उनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। नमस्कार सौरव। नमस्कार सर। एग्जैक्टली 3D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग अगर एकदम लेमैन भाषा में समझाया जाए तो मेरे पास एक शकाला का मुंह का पेंसिल है। बेसिकली आपके दिमाग में कुछ भी रहेगा तो मैं उसको रियलिटी में लेके आ सकता हूँ। 3D प्रिंटिंग से हम लोग कुछ भी 3 डायमेंशनल अपना डिज़ाइंस रहता है उसको फिजिकल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो वो सब करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मशीन्स है जो आपके 3D ड्राइंग्स को फिजिकल फॉर्म में लेके आते हैं। ये किधर है आपका सेटअप जो है वो? ये भूमि वर्ल्ड भिवंडी में है, अपना नासिक हाईवे पे। और कितने प्रिंटर्स हैं आपके पास 3D? करंटली हमारे पास 30+ प्रिंटर्स है एंड हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, FDM, SLA और SLS सारे हमारे पास। ये क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? FDM, SLS। बेसिकली 3D प्रिंटिंग अगर बताया जाए तो 3D प्रिंटिंग एकदम नॉर्मल भाषा में है तो लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल। और वो लेयर बाय लेयर मटेरियल जब डिपॉजिट किया जाता है तो उससे एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जनरल सबको सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मालूम रहेगा, जिसके अंदर नॉर्मल कटिंग, ड्रिलिंग, जहाँ पे ब्लॉक लिया जाता है और उसको कट किया जाता है ताकि आपका डिज़ायर ऑब्जेक्ट मिल पाए। बट मेरे प्रोसेस में ये चीज़ उल्टी होती है। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होता है या फिर कोई ब्लॉक नहीं रहता है। यहाँ पे मटेरियल डाला जाता है जहाँ पे नीडेड है एंड वो लेयर बाय लेयर डाला जाता है प्रोसेस में। तो जब लेयर बाय लेयर डाला जाता है तो उसका एंड प्रोडक्ट ये आपका डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये लेयर बाय लेयर डालने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस है। FDM, SLA बड़े बड़े नाम है बट काम बहुत छोटा है। सिर्फ वो लेयर ही डालते रहते हैं अलग अलग मटेरियल के, और वो लेयर डालने की प्रोसेस को अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, तो आपको ये ख्याल कैसे आया 3D प्रिंटिंग का खुद का वर्कशॉप रहे? 3D प्रिंटिंग का ऐसा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था। मेरे लिए दिमाग में सिर्फ 3D प्रिंटिंग इसलिए था कि मेरे को कोई पार्ट्स बनाने हैं। मेरे को रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे को रोबोट्स के पार्ट्स नहीं मिलते थे, आफ्टर मार्केट पार्ट्स। मैं बहुत छोटा था, 6th-7th में, तब मेरे को पता चला था 3D प्रिंटिंग नाम का कोई टेक्नोलॉजी है जिससे तुम पार्ट्स बना सकते हो जो बाहर मार्केट में मिलेंगे नहीं। तो वो चीज़ दिमाग में था, बट जैसे बढ़ते गया मैं मेरे लाइफ में तो तब मेरे को पता चला उसके एप्लीकेशंस क्या है क्या नहीं है। तो जैसे आई वॉज स्टेबल इन लाइफ, मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आया, देन आई स्टार्टेड इनटू इट। तो 3D प्रिंटिंग का आप एप्लीकेशन की बात कर रहे थे सौरभ, तो क्या है एप्लीकेशंस? मतलब हम डेली कहाँ यूज़ करते हैं? आपके मेन ग्राहक कौन है? 3D प्रिंटिंग अभी सारे वर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। यू नेम एनी वर्टिकल्स, आपका डेंटिस्ट्री हो गया, एरोस्पेस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, आपका आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, सब जगह यूज़ होता है। बट हम लोग फिलहाल सारे इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज देते हैं। उनका मेजॉरिटी क्लाइंट्स हमारा प्रोटोटाइपिंग के लिए आता है। अभी दर्शकों को और समझने के लिए कोई एक छोटा एग्जाम्पल लेके आप प्रोटोटाइप जो आपने वर्ड यूज़ किया उसका, और क्यों एक आर्किटेक्ट या क्यों एक डेंटिस्ट या कोई क्यों एक ज्वेलरी वाला आपके पास आएगा? मैं इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल, आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और आप एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लाना चाहते हो मार्केट में। एग्जांपल आपको समझो, स्पीकर है हमारे सामने, स्पीकर का एक कवर बनाना है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट आप स्पीकर यूज़ कर रहे थे और आपको पता चला कि काश मेरे पास कवर होता था तो शायद ये ईजी हो जाता था। तो आपको उसको मार्केटाइज करना है, तो आपको वो कवर बनाना है रियल में। तो आप वैसे लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास बोलते हैं ये प्रॉब्लम है कि हमको इसका कवर डिज़ाइन करना है। तो वो हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जा नहीं सकते, बिकॉज पता नहीं वो बैठेगा नहीं बैठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, वो दिखेगा कैसा वही पता नहीं होता है, बिकॉज वो एक्चुअल में उसके ऊपर बैठना भी चाहिए। वो तो स्केच में तो सब ओके हो जाता है। तो स्केच को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 3D ड्राइंग में। 3D ड्राइंग से हम लोग एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो आप एक्चुअली टेस्ट कर सकते हो लगा के। फिर आप सोच सकते हो कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है नहीं जाना है, वेदर यू कैन इवन टेस्ट मार्केट में। आप थोड़े से पीस डाल के 100-200 पीस डाल के उसका टेस्टिंग कर सकते हो। आपका इनिशियल कॉस्ट बहुत लो हो जाता है और आपका ओवरऑल टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। तो मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि इनिशियली जब भी कोई प्रोडक्ट बनता था तो उसका पहले लोग स्केच से अप्रूवल लेते थे, इसके जगह भी 3D मॉडल का अप्रूवल लेते हैं ताकि वो टच, फील, फॉर्म, स्केल सब समझ में आए। लेकिन मटेरियल का समझ कैसे आएगा? समझो इसका कवर में बना था और कवर के लिए मटेरियल कोई रेक्सिन होता तो आपके 3D मॉडल में वो मटेरियल का फील नहीं आएगा मेरे को। करेक्ट।
अगर देखा जाए तो करंटली पॉलीमर्स में ही 3D प्रिंट होता है, सिर्फ पॉलीमर्स नहीं, मेटल 3D प्रिंट भी होता है, बट हम लोग पॉलीमर्स में करते हैं। तो पॉलीमर्स बोले जाए तो सारे टाइप्स के प्लास्टिक्स, तो हम लोग मिमिक कर सकते हैं जो एंड यूज प्लास्टिक रहेगा। जैसे ABS इज जनरल पर्पस प्लास्टिक, तो हम लोग ABS प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर PP रहेगा, PC रहेगा, ये जो जनरल पर्पस प्लास्टिक जो यूज़ होते हैं वो सारे हम लोग बना सकते हैं। इवन वी कैन रिक्रिएट द सर्फेस फिनिश विच इज़ रिक्वायर्ड। अगर कोई ग्लॉस है तो उसको ग्लॉस कर सकते हैं, कोई मैट है तो उसको मैट कर सकते हैं, कहीं पे टेक्सचरिंग है तो उसको टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं। व्हाट अबाउट कलर्स? Colors are also available, so we can post process it to match the exact color which is required for the end product. ठीक है, अभी आपने जैसे समझाया हमें कि लोग आपसे ऐसा एक डिज़ाइन बनवा के आपका प्रोटोटाइप करवाते हैं, करेक्ट। तो आप इस प्रोटोटाइप का मास प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? मतलब वो एक ही दो क्यों आपसे लेके जाते हैं? सर, मास प्रोडक्शन अपन तभी करते हैं व्हेन यू वांट टू गेट द पार्ट चीपर। ओके, अगर समझो पार्ट आपको 1 रुपये में मिल रहा है, तब आप उसको 3 रुपये में बेच सकते हो। बराबर। प्रोटोटाइपिंग में सर कॉस्ट इज वेरी हाई, वो 1 रुपये का पार्ट ही में भी प्रोटोटाइपिंग में शायद 1000 रुपये को बने। बराबर। तो 3D प्रिंटिंग डेफिनेटली इज अ नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, बराबर। बट वो कहीं ना कहीं अभी ये स्टेज में है जहाँ पे वो रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को। ओके। जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, ये जैसे कि आज बहुत एप्लीकेशंस आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे पहले बैच प्रोडक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग में वो लोग 1-1, 2-2 महीना लगा देते थे मोल्ड बनाने में। बराबर। वो हम आज 1-1, 2-2 वीक में उनको 100, 200, 300 पीस दे सकते। करंटली टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस टाइम का बहुत है कि एक पीस बनने में भी 1 घंटा लगता है, कभी कभी 24 घंटा लगता है। तो मास स्केल में जाने के लिए मल्टीपल मशीन लगता है। सो वी हैव 30 मशीन्स वी टेल यू इज बिकॉज वी कैन एक्चुअली हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम। ओके। सो डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा मास प्रोडक्शन में ये करने पे, पर अभी एप्लीकेशन जैसे ओपन अप हुए जहाँ पे लोगों को सिर्फ 500 की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको मास स्केल प्रोडक्शन में जाने की गरज नहीं है। वो हमारे पास आके बैच प्रोडक्शन कर सकते हैं। दे कैन यूज 3D प्रिंटेड पार्ट एज एन एंड यूज पार्ट। ओके। तो उनका टाइम, मनी और सब बच जाता है। ओके, आपने अभी 1-2 वर्ड यूज़ किए कि उसका प्रोटोटाइप और एक इंजेक्शन मोल्डिंग। Correct. तो ये क्या चीज़ें हैं? इंजेक्शन मोल्डिंग मतलब क्या? सो इंजेक्शन मोल्डिंग इज बेसिकली यू हैव अ मेटल मोल्ड जिसके अंदर कैविटी रहता है आपका एंड प्रोडक्ट का, और उसके अंदर प्लास्टिक इंजेक्ट किया जाता है। ये बहुत पहले से ज़माने से आ रहा है जब मास प्रोडक्शन करना रहता है। कोई एक एग्जांपल देके समझाइए, जैसे कि क्या बनाना है तो इसका ये जो नॉब है, हाँ, विच इज़ अ प्लास्टिक पार्ट। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पहले एक मेटल का कोई एक फर्मा होता है, Correct. उसके अंदर अपन प्लास्टिक पोर करते हैं Correct. और सुखा के फिर उसका मल्टीपल पार्ट बनता है। यही चीज ऑटोमेट वे में सोचिए, हाँ। और फास्ट वे में सोचिए, हाँ। तो इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया। ओके। जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है, ओके। कोई भी प्लास्टिक का पार्ट इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से ही बनता है। बराबर है। सो आपका वो गेम का पार्ट होने दो, आपका कोई भी केसिंग होने दो, कोई भी आपका छोटा इंजीनियरिंग पार्ट्स होने दो, या फिर कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट होने दो, वो इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनता है। बराबर है। तो आप अभी वो इंजेक्शन मोल्डिंग को एब्सोल्यूट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर प्रिंटिंग से। यस यस। तो ये नया टेक्नोलॉजी Yes, the future of 3D printing is definitely in near future not to 100% replace traditional manufacturing, but to empower traditional manufacturing in a way ताकि वो लोगों के लिए beneficial हो। तो सौरव, हमने अभी आपके जो काम करते हैं और किसको हेल्प करते हैं वो देखा। अभी मुझे पूछना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक वक्त कंप्यूटर सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते थे और वो या तो किसी इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज में यूज़ होते थे, अभी वो घर घर में, हर एक के घर में 1-2 हैं, लैपटॉप्स हैं इंडिविजुअल, तो कैसे 3D प्रिंटर्स हर एक के घर घर में जाएंगे, ऐसे आप देखते हैं कि आगे जाके? डेफिनेटली 3D प्रिंटिंग अगर वो घर पे नहीं पहुंचा तो वो कभी स्केल ही नहीं हो पाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, IKEA अभी काम कर रहा है उस पर। अगर समझो आपके ड्रॉवर का हैंडल टूट जाता है तो आप नीचे हार्डवेयर शॉप पे जाते हो, वो दिखने वाला सेम चीज़ तो कभी नहीं मिलेगा आपको। उससे कुछ तो आजू बाजू में कलर में या फिर कोई तो फील में आप देखते हो, लेके आते हो, फिर कारपेंटर को बुलाते हो, उसको फिट करते हो। फ्यूचर में जैसे आपके पास आज HP का प्रिंटर होता है घर पे, जो आप प्रिंट मारने के लिए यूज़ करते हो, पहले वही आप जेरोक्स के शॉप में जाते थे और लेके आते थे प्रिंट आउट। वही चीज़ मे बी इन द नियर फ्यूचर सबके पास एक 3D प्रिंटर होगा। जैसे आपका नॉब टूट गया तो आपका मैन्युफैक्चरर ही आपको एक फाइल दे देगा कि आपको बोलेगा अगर आपका नॉब टूट गया तो फाइल प्रिंट करो और आप खुद ही लगा लो। सो इट विल बी अ DIY थिंग इन द फ्यूचर, ऐसा मेरे को लगता है। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। मैंने रिसेंट में सौरव फैशन शोज में 3D ड्रेसेस देखे थे। इवन मैंने ये सुना है कि कई मूवीज़ में 3D प्रिंटिंग का यूज़ हुआ है, तो उसके बारे में और थोड़ा बताएंगे?
सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एवरी वर्टिकल आप देख लो, कोई भी आज के डेट में एप्लीकेशन में 3D प्रिंटिंग आना ही है, यूज ही होना है। उसके सबसे मेजर कारण है टाइम। आज के डेट में लोगों के पास पैसा है पर टाइम नहीं है। सो फैशन इंडस्ट्री में लोगों को इमेजिनेशन बहुत आ रहे हैं, इवन आर्किटेक्चर, बस फैशन इंडस्ट्री में लोगों को करना बहुत है। वो करने के लिए लोगों के पास उतना मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं है, पावर नहीं है, और इवन उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। 3D प्रिंटिंग में डिज़ाइन के लिए एब्सोल्यूट हो जाता है। डिज़ाइन आप कुछ भी डाल दो उसके अंदर, डिज़ाइन को वो बना लेगा। वो चाहे एक छोटा सा वायर हो, कितना ही पतला डायमेंशन हो, फिर कितना ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो। जैसे रिसेंट मूवी हुआ था विच इज़ वकांडा फॉरएवर, ब्लैक पैंथर। सो उसके अंदर कैसा था कि वो उनके जो भी आउटफिट्स थे वो थोड़े फंकी थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, और वो बोलते ना ट्रेडिशनल वे में मैन्युफैक्चर या फिर बनाना बहुत हार्ड था। वो 3D प्रिंटिंग में बहुत इजी हो गया। तो फैशन इंडस्ट्री में डेफिनेटली शूज़ हो गया। शूज़ तो एडिडास के आप शूज़ पहनते भी रहोगे जो 3D प्रिंटेड सोल यूज़ करते हैं, बिकॉज सोल्स में कहीं कहीं पे आपको डैम्पनिंग, मतलब जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा लगता है, कहीं कहीं पे कम लगता है। तो वी कैन क्रिएट अ डिज़ाइन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जिससे स्ट्रेंथनिंग बढ़े, और कहीं पे कम हो जिससे आपको स्मूथनिंग मिले। तो ये ओनली पॉसिबल है इन 3D प्रिंटिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन 3D प्रिंटर एंटर इनटू इंटीरियर्स? इंटीरियर में कुछ ऐसा है 3D प्रिंटिंग के डिज़ाइंस यूज़ किए? डेफिनेटली जैसे लैम्प इंडस्ट्री। सो लैम्प इंडस्ट्री मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमेशा ग्लास रहा है, हाँ, या फिर क्लॉथ रहा है। हाँ, दिस टू आइटम्स आर डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग, बट उनका बहुत सारा लिमिटेशन है। सबसे बड़ा लिमिटेशन है साफ सफाई। यू कैनॉट क्लीन अ क्लॉथ वाला लैम्प इजीली, एंड ग्लास वाला थोड़ा डेलिकेट रहता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहता है। वही चीज़ 3D प्रिंटिंग में अगर आप करने जाओगे तो आपको डिज़ाइन लिमिटेशंस ही नहीं है। आप डिज़ाइन बनाने के लिए एक ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप बनाने के लिए पूरा हॉलो स्ट्रक्चर बना सकते हो, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप कहीं कहीं पे उसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को ज़्यादा डेंस कर सकते हो, कहीं कहीं पे उसको थोड़ा लाइट कर सकते हो, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट एमिटेशन कम ज़्यादा हो सकता है। सो लिमिटेशन फॉर इंटीरियर्स इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर लिमिटलेस। सो लाइट इंडस्ट्री इज समवेयर आई पर्सनली वर्किंग राइट नाउ, जहाँ पे बहुत यूनिक डिज़ाइन के लैम्प बना सकते हैं विदाउट एक्चुअली यूजिंग ग्लास और क्लॉथ, ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स। What about furniture? Can we have some furniture with 3D printing? Yes, there are people who are 3D printing furniture. Even I have one of the chairs 3D printed in our facility. बट उसके अंदर कैसा है ना सर कि लॉन्जिटिविलिटी, जिसको अपन बोलते हैं वो कितने टाइम तक चलेगा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस रहता है, उसके ऊपर कोई तो बैठेगा, ये होगा। बट हाँ, अभी हमारे पास ऐसे मटेरियल्स है जो इंडस्ट्रियल ग्रेड्स है, उसके अंदर हम लोग बना सकते हैं। तो यू मीन टू से टेबल चेयर्स भी 3D प्रिंटेड होते हैं? या हो सकते हैं। तो 3D प्रिंटर का साइज क्या होता है टेबल प्रिंट करने के लिए या चेयर प्रिंट करने के लिए? साइज लिमिटेशंस ही नहीं है हमारे पास, तो 500 by 500 by 500 भी है प्रिंटर। इवन मार्केट में प्रिंटर्स इतने बड़े हैं कि वो पूरा का पूरा बिल्डिंग बना सकते हैं। ओके, सो साइज लिमिटेशंस है नहीं, बट देयर इज अनदर फैक्टर 3D प्रिंटिंग में, जहाँ पे आपका भले साइज प्रिंटर का छोटा हो, पर आप वही बड़े पीस को पार्ट्स में प्रिंट कर सकते हो और उसको असेंबली कर सकते हो, एज IKEA डज। यस, एज अ मॉड्यूलर काइंड ऑफ थिंग। तो वो भी पॉसिबल है। अभी आपने इतने सारे चीज़ें बताई 3D प्रिंटिंग में हम डिज़ाइन डाल के बनता है, तो डिज़ाइन हमें किस पैकेज में बनाते हैं, उसमें हम कौन से फाइल अपलोड करते हैं, और वो कंप्यूटर से कमांड लेता है या वो वाईफाई से जाता है, कैसे है वो रहता है? सो जैसे मैंने कहा 3D प्रिंटिंग लेयर बाय लेयर होता है। तो 3D प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ CNC मशीन। उसको सिर्फ लेयर समझ में आ रहे हैं, उसको क्या ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ मटेरियल डिपॉजिट करता है जहाँ पे उसको चाहिए। तो हम लोग एग्जांपल 3D फाइल उठाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर से। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर लाइक स्केचअप, आपका फ्यूजन 360, सॉलिड वर्क्स, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, 3D मैक्स हो गया, ZBrush हो गया, वो 3D फाइल बनाने में काम में आते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग स्लाइसर बोलते हैं। स्लाइसर मतलब नाम में ही समझ में आ रहा है कि वो मॉडल को लेगा और उसको स्लाइस करेगा। वो स्लाइस करेगा इस तरीके के कि वो लेयर्स में स्लाइस करेगा उसको। तो वो स्लाइसर कमांड उसको कन्वर्ट करता है अलग अलग फॉर्मेट्स में इन टर्म्स ऑफ लेयर्स, और वो लेयर कमांड दिया जाता है प्रिंटर को, और वो प्रिंटर उसको लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। ओके, तो आपके पास जब कोई ग्राहक आता है तो उसे 3D फाइल लेके आना ज़रूरी है कि वो एक कंसेप्ट के साथ आ सकता है, आप उसके लिए 3D बनाते हैं? सो जैसे मैंने आपको कहा, मेरे कंपनी का नाम ड्रीम टू रियलिटी है। सो आप कुछ भी ड्रीम करो, हम लोग उसको रियलिटी में लेके आ सकते हैं। तो जो भी हमारे पास आते हैं
वो आइदर फाइल लेके आए तो भी चलेगा, या फिर उनके पास फाइल नहीं है, उनके पास सिर्फ एक आइडिया है कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, तो हम लोग उसका स्केच से लेके डिज़ाइनिंग से लेके रिवर्स इंजीनियरिंग से लेके 3D प्रिंटिंग तक सारा कर सकते हैं। ओके, मैंने 3D प्रिंटिंग को स्टैच्यूज़ में यूज़ करते हुए देखा, तो आजकल बहुत इसका ट्रेंड है स्टैच्यूज़ ऑफ 3D प्रिंटिंग या मॉडल्स, स्मॉल स्केल मॉडल्स ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ बिग थिंग्स सच एज टैंक्स, शिप्स, हेलीकॉप्टर्स। तो ये लोग क्यों करवाते हैं, मतलब क्या उसके फ़ायदे हैं? सो अगर जैसे स्कल्पचर इंडस्ट्री में दो सेक्शंस है, एक आता है जहाँ पे देर आर वेरी फाइन स्कल्पचर्स विच आर हैविंग हेरिटेज, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। बराबर है। वो अगर आपने को कमर्शलाइज करना है, जैसे कि ये सब मूर्तियाँ है वो बहुत बड़ी है, बड़ी है साइज में, पर अगर समझो आपको वो मूर्ति आपके घर पे चाहिए, तो प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है। या फिर आप उसको किसी स्कल्पचर आर्टिस्ट के पास बोलोगे कि मेरे को वो सेम टू सेम मूर्ति ना सिर्फ छोटे में चाहिए, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बनाना। बट बिकॉज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं आपके मूर्ति का, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के शिवाजी महाराज स्कैन किए हुए हैं हमारे पास। सो वी हैव ऑलरेडी स्कैन द गेटवे ऑफ इंडिया शिवाजी महाराज एंड वी कैन रिक्रिएट उसका छोटा कॉपी विच विल बी द एग्जैक्ट फाइल ऑफ द ओरिजिनल पीस। तो जैसे अभी ओरिजिनल में जो जो खड्डे हैं, जो जो उसके अंदर इंप्रेशन है, वो सारे इसमें भी आएंगे। तो उसको जैसे हम लोग छोटा करते हैं तो सेम टू सेम आता है उसके अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है, बिकॉज प्रैक्टिकली वो रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज कल्चर एक बार बन गया आर्टिस्ट से तो बन गया, वापस उसको वो बना नहीं सकते, वही तो मास्टरपीस होता है। तो वो एक वर्टिकल है जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा डील करते हैं। और एक दूसरा वर्टिकल, जैसे आपने कहा टैंक्स और ये सब बड़े चीज़ों को छोटा किया जाता है, तो उसके अंदर 3D प्रिंटिंग इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज आपको एक्यूरेसी मिलती। अगर टैंक का बड़े इसमें डायमेंशनल टॉलरेंसेस और उसका जो एक्यूरेसी है वो है, छोटे में भी उतना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बड़े में बहुत अच्छा दिख रहा है, छोटे में जब उसको स्क्रीन करते हैं तो वो टॉय लगने चालू हो। तो 3D प्रिंटिंग में डिज़ाइन जब श्रिंक करते तो उसके अंदर के डिटेल्स नहीं जाते, तो वो सेम टू सेम बड़े जैसा दिखता है। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो टाइम है। तो आपका मतलब है कि जल्दी हो जाता है? जल्दी हो जाता है। तो आपने अभी बताया कि आपने शिवाजी महाराज जो स्टैचू है उसको स्कैन किया। yes. तो इस तरीके से क्या आप हमारा स्टैचू भी स्कैन करके डेफिनेटली तो आप एक नया राजेश भोसले रिप्लेस कर सकते हैं? डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको तो नहीं रिप्लेस कर सकते बट आपके जैसा सेम वो हम लोग एक स्कल्पचर बना सकते हैं जहाँ पे आप रख सकते हो उसको, एंड इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक यू। और उसका स्केल किसी भी स्केल में मैं प्रिंट कर सकता हूँ? या मैं आपको 1 इंच में भी बना सकता हूँ, या फिर आपको 10 फीट में भी बना सकता हूँ, एंड इट विल लुक सेम राजेश भोसले। ओके, सो हाउ डू यू स्कैन देन? मतलब मैंने तो आज तक स्कैनर ऐसे देखे कि पेपर रखो, उसके ऊपर रखो, फिर स्कैन होता है, तो मुझे कैसे 3D स्कैन कैसे करो? सो हमारे पास एक मशीन है जिसको 3D स्कैनर बोला जाता है। इट्स अ हैंडहेल्ड डिवाइस। सो जिसके अंदर हम लोग उसके ऊपर कैमराज और लेंसेज है और उसके अंदर लेजर्स है। तो जो आपका एक्चुअल 3 डायमेंशनल फोटोज लेता है, वो सारे फोटोज को कंबाइन करा के एक 3D मॉडल बनाता है, जिसके अंदर आपका डेप्थ, आपका डायमेंशनल सारा उसके अंदर आ जाता है। तो मशीन है एक तरीके का जो आपको पूरी तरीके से कैप्चर कर लेती है। तो ये भी एक नई इंडस्ट्री है जहां हम लाइव, जैसे वैक्स म्यूजियम था उसकी जगह कहीं 3D म्यूजियम तो नहीं बना सकते? टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। सो इट्स अ NDA साइन प्रोग्राम। सो वी आर मेकिंग अ म्यूजियम जहाँ पे 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई ओनली। सो यू कैन हैव सेलिब्रिटीज फेसेस इन दैट? Yes, celebrity faces, but we will not be having celebrities. We will be having our war heroes. Okay, so, उनके सब रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक्स। सौरव, आपने इंटीरियर्स की बात की, आपने बाकी सब समझाया हमें, हमने म्यूरल्स और स्टैच्यू यानी कि आर्ट फॉर्म को रिप्लेस करती हुई मशीन्स देखी। इसमें AI का कोई भाग है क्या? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ यूज़ करते हैं क्या आप लोग? डेफिनेटली फॉर डिज़ाइन AI इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। बिकॉज क्या होता है ना कि F1 कार्स में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, जहाँ पे F1 कार का मटेरियल ऐसा है कि वो लाइट वेट है। तो अभी उसके अंदर और कैसे लाइट वेट रिडक्शन किया जा सकता है। सो जहाँ पे AI हमको बताता है बहुत सारे केसेस में कि डिज़ाइन में कैसे ट्वीक किया जाए। जैसे ट्री स्ट्रक्चरिंग हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे वी नो ये 2 चीज़ें कंस्ट्रेंट्स है और ये कंस्ट्रेंट्स के अंदर इतना वेट और इतना प्रेशर आने वाला है। तो अपना AI ऑटोमेटिक डिज़ाइन करता है जो आपका डिज़ाइन है उसको ट्री स्ट्रक्चर में, ताकि आपको लेस मटेरियल यूज़ हो बट आपका स्ट्रेंथ उतना ही जाए। सो वो AI में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू मीन टू से, जो मैं समझ रहा हूँ कि डिज़ाइन का कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ
एंड प्रेशर जहाँ पड़ने वाला है उस जगह पे ज़्यादा छोड़ना Correct. और जहाँ नहीं वहाँ वो मटेरियल लाइट रखना, करेक्ट ये इसमें वो हेल्प करता है AI। करेक्ट तो वो फॉर्म बनाने में भी हेल्प करता है Yes. कि आपको ये भी बताता है कि ये गाड़ी का सही फॉर्म नहीं है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा एरोडायनेमिक हो जाएगा। गाड़ी का तो बताता ही है, बट गाड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स भी, एग्जाम्पल ब्रेक असेंबली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुकाटी ने रिसेंटली एक ब्रेक कैलिपर 3D प्रिंट किया था, जिसके अंदर उसने टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ किया था, जिसके अंदर इट वाज हैविंग अ ट्री स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो लाइट वेट था। सेकेंडली उसके अंदर एयर फ्लो भी इतना अच्छा हो गया कि जिसकी वजह से उसका एफिशिएंसी बढ़ गया। सो वो AI से ही बनाया गया था। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि अभी गाड़ियाँ भी 3D प्रिंटिंग से बनने लगी हैं? वो तो बन ही रही है इतने टाइम से। जो भी आप एक्सपो में गाड़ी देखते हो उसके बहुत सारे पार्ट्स 3D प्रिंटेड ही रहता है, ओके। को पता नहीं चलता है। इवन एंड यूज कार में राइट नाउ वी आर यूजिंग वेरियस 3D प्रिंटेड पार्ट्स। हमने अभी इंटीरियर्स, फैशन, स्कल्पचर, हर चीज़ में 3D प्रिंटिंग का उपयोग देखा। अभी मैं सबसे बड़े चीज़ में आता हूँ, क्या कभी 3D प्रिंटिंग से स्काई स्क्रैपर या बंगले ऐसा बनेंगे? डेफिनेटली वो बन ही रहे हैं अभी। देर आर फ्यू स्टार्टअप्स हु आर वर्किंग ऑन इट, कि जहाँ पे 3D प्रिंटेड हाउस बनेंगे विच आर अफोर्डेबल हाउसेस। जो अभी अफोर्डेबल बोल रहे हो तो आप बोलोगे बहुत सस्ते में बनते रहेंगे, तो नहीं, बट टाइम कम लग रहा है उनको बनने में। तो डेफिनेटली 3D प्रिंटेड हाउसेस भी हो रहे हैं। सो यू मीन टू से अभी टाइम कम जो हमेशा आपने यूज़ किया शब्द, तो 3D प्रिंटिंग हाउस से 2 BHK जितना घर के लिए कितना टाइम लग सकता है? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? एवरेजली 2 से 3 दिन लग जाता है। सो 3 दिन में Yeah. मुझे मेरा बंगला मिल सकता है? या ऑब्वियसली उसका इंटीरियर वगैरह बाद में होगा, बट वॉल्स आपको जो बेसिक वॉल्स है वो सारे बन जाएंगे उसके। ओके। तो इसी तरह कभी स्काई स्क्रैपर भी बन सकता है 3D प्रिंटिंग से? डेफिनेटली। आप समझो एक तरीके से उसको बना रहे, एक फ्लोर बना रहे, तो आपका पूरा मशीन सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा, वापस बनेगा, थर्ड फ्लोर पे चला जाएगा, सेकंड फ्लोर बनेगा। इट गोज ऑन, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। लेकिन एक मशीन हम आउटडोर में कैसे लेके जाएंगे? एज इन वो जो मेरा घर अगर मेरे गुड़गांव के गांव में बनाना है या मुझे हिमाचल में बनाना है, तो मैं वो मशीन को हिमाचल में मेरे साइट पे लेके जाऊंगा जमीन पे और फिर वहाँ प्रिंटिंग होगा? वैसे हो सकता है। प्रिंटिंग एज इन उसके अंदर एक सिर्फ पाइप है, नोजल है, उसके अंदर सीमेंट पंप हो रहा है और वो इस तरीके से नोजल में से निकल रहा है ताकि वो एक प्रॉपर लेयर फॉर्म करे। सो वो डेफिनेटली मॉड्यूलर भी है, या फिर अपन एक जगह पे उसको उसके वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है। यानी कि प्रिंटर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा? या वो बोथ वेज इट इज पॉसिबल। जैसे बोरिंग मशीन का ट्रक आता है या ऐसा, वैसा प्रिंटर ट्रक से आएगा, आप खड़ा करेंगे, फिर वो प्रिंट हो जाएगा घर। करेगी। और इसका प्लानिंग करने का भी तरीके कुछ अलग होंगे? या सो बेसिकली वो एक रोबोटिक आर्म है, वो रोबोटिक आर्म के ऊपर वो आपका नोजल असेंबली है, वो सारा पंप करके उसको वो रोबोट उसको बराबर जिधर चाहिए उधर डालता है। और इसमें अब जो मिक्स है वो सीमेंट, स्लरी, RCC वही है कि कुछ अलग होता है आपको? एग्जैक्टली वो तो नहीं पता है, बट हाँ वो है सीमेंट ही, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिशन। उसका डेंसिटी, उसका जो विस्कोसिटी है वो अलग है ताकि वो विस्टैंड करे। नहीं तो आप डालोगे तो सीमेंट देखा रहेगा तो इट इज मोर ऑफ अ लिक्विड फॉर्म, कि वो डाला तो गिर जाएगा, इट विल जस्ट डिस्बर्स। बट ये ऐसा रहता है, उसका कंपोजिशन मे बी इट इज अ सीक्रेट और इट इज नॉट अ सीक्रेट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट वो गिरता नहीं है, इट डज नॉट चेंज इट शेप, इट इज लाइक अ लेयर लाइन। वो थोड़ा मड जैसा रहता है, थोड़ा क्ले टाइप उसका कंसिस्टेंसी रहता है। तो आपने अभी कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका कंपोजिशन के बारे में बता रहे थे, तो अभी हम ये लेते हैं कि आप जो 3D प्रिंटिंग करते हैं प्रोटोटाइप का, या आपके क्लाइंट्स के लिए जो आप इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो इनमें जो मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में आता है मार्केट में, और वो मटेरियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सो जैसे कहा कि 3 टाइप के प्रोसेसेस है मेरे पास, FDM, SLA और SLS। सो FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आता है इन अ वायर फॉर्म। सो वो प्लास्टिक का वायर रहता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ग्रैन्यूल से वायर बनाया जाता है और वो वायर हमारे इसमें फीड किया जाता है। वो वायर मेल्ट होता है, जिधर जिधर चाहिए उधर उधर डाला जाता है। ये FDM का बेसिक प्रोसेस है। SLA में स्टेरियोलिथोग्राफी apparatus, जिसके अंदर मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विच इज इन रेजिन। वो UV क्यूअर्ड रेजिन रहता है, जिसके अंदर स्पेसिफिक वेवलेंथ का जब लाइट गिरता है तभी वो क्योर होता है। यानी कि आपका मतलब है तब वो सूख जाता है? या तब वो सूख जाता है, कड़क हो जाता है, नहीं तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। और थर्ड प्रोसेस SLS, जिसके अंदर हम लोग पाउडर यूज करते हैं। ओके। सो वो पाउडर रहती है नाइलॉन पाउडर, सो जिसके अंदर हम लोग उसको सिंटरिंग प्रोसेस यूज करते हैं। सिंटरिंग माने उसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक लिया जाता है पाउडर को,
और उसके ऊपर जब लेज़र से सिंतर किया जाता है तो जिधर वो लेज़र गिर रहा है उधर ही वो सॉलिडिफाई होता है और बाकी सब जगह वो पाउडर फॉर्म में ही रहता है। तो जब वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो आप उसको ऊपर आ जाता है तो पाउडर सारा निकल जाता है और आपका जो पार्ट है वो अंदर से निकल जाता है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है सर। लेकिन इससे मुझे एक ख्याल ऐसे आ रहा है कि ये सारे क्रिएटिव फील्ड्स थे जो आप बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोटोटाइप बट फैशन, लाइट डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, जैसे कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, क्रिएटिविटी को कहीं मौत नहीं है। आदमी जो हाथ से काम कर रहा था, अभी एआई और मशीन्स कॉपी करके मिक्स मैच करके डिज़ाइंस भी दे रहे हैं। तो कहीं हमारे ह्यूमन क्रिएटिविटी को ये डिसएडवांटेजेस नहीं लगता आपको 3D प्रिंटिंग? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 3D प्रिंटिंग कैन नेवर, मे बी इन फ्यूचर इट विल रिप्लेस ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग बट इट शुड एम्पावर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चीज़ क्रिएटिविटी में सबसे बड़ी चीज़ है। यू आर एन आर्टिस्ट इन अ वे, यू क्रिएट अमेजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइंस फॉर इट। आज आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन लिमिटेशंस आते रहेंगे कि आपके दिमाग में तो एकदम मस्त ढांसू एक चेयर का डिज़ाइन आ गया, उसको मैन्युफैक्चर कैसे करें? वो आपका लिमिटेशन पार हो जाता है एक टाइम के बाद 3D प्रिंटिंग में आ जाते हो तो आपको डिज़ाइन जो है वो रियलिटी में लाने के लिए आपको 3D प्रिंटिंग के पास आना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो सोच था वो 3D प्रिंटिंग ने पूरा ख़राब कर दिया, फिर आपका कॉपी हो गया, ऐसा कुछ है। बट आपके डिज़ाइन को एक्चुअली वैल्यू मिल गया 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के वजह से। एंड व्हाट वुड यू टेल अबाउट द स्कल्पचर्स, जो मूर्तिकार थे, जो मूर्ति बना रहे थे या जो एब्स्ट्रैक्ट मूर्तियाँ भी बना रहे थे, उनके क्या बात करेंगे? सो मैं सबसे ज़्यादा अभी जो काम कर रहा हूँ स्कल्पचर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडस्ट्री फॉर स्कल्पचर इंडस्ट्री। तो उनके लिए हम लोग कमर्शलाइज 3D प्रिंटेड स्कल्पचर्स बना रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने जो क्रिएट किया है मिट्टी में वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है। आज उन्होंने जो मिट्टी में प्रेशर बना के वो जो लाइन, वो जो फीचर्स लाए हैं, वो जो एनाटॉमी लाई है, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू क्रिएट इन अ 3D डिज़ाइन। बट बिकॉज ये टेक्नोलॉजी आज है, समझो आज जो स्कल्पचर है जो एक टाइम के बाद पेरिश होने वाला है, उसको एक एक्चुअल डिजिटल लाइफ फॉर्म मिल गया कि वो हमेशा लाइफ टाइम रहे। उसको लाइफ टाइम रिक्रिएट किया जा सकता है इन द परफेक्ट फॉर्म। आर्टिस्ट तभी जिंदा रहता है जब उसका आर्ट फॉर्म जिंदा रहता है। तो उसका आर्ट फॉर्म अगर सही फॉर्म में जिंदा रहा तो ही चलेगा। तो 3D प्रिंटिंग उसको एम्पावर करेगा, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, बिकॉज जो आर्टिस्ट है उसको कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द बेसिक थिंग दैट आई टेल एवरी आर्टिस्ट हूँ आई एम वर्किंग विद कि सर मैं आपका कभी कॉपी नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा, उसलिए आप वो लेवल पे हो। पर हाँ, आपको एम्पावर ज़रूर कर सकता हूँ। आपको कमर्शियलाइज करना होगा तो आप मेरे पास आ सकते हो। सो आई टेल देम दिस थिंग। सर अभी हमने 3D प्रिंटिंग के सारे आयाम देखे। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 3D प्रिंटिंग का आपके हिसाब से फ्यूचर क्या है? 3D प्रिंटिंग का फ्यूचर तो मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ, मैं भी दिन ब दिन 3D प्रिंटिंग के बारे में सीख ही रहा हूँ। भले मैं इंडस्ट्री में बहुत साल से हूँ, बट आज भी मैं कभी नहीं बोल सकता कि मेरे को 3D प्रिंटिंग के बारे में सब एप्लीकेशंस पता है। बिकॉज डे टू डे हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस आ जाते हैं कि हम लोग ही चौंक जाते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन भी पॉसिबल है। बट या 3D प्रिंटिंग अभी जो स्टेज में चल रहा है वो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को रिप्लेस करेगा आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे 3D प्रिंटर्स और फास्ट हो जाए, इकोनॉमिकल हो जाए थोड़ा। जैसे आपने बोला हर घर घर में 3D प्रिंटर आने के लिए 3D प्रिंटर का कॉस्ट भी वैसे होना चाहिए। अगर वो एक बार हो जाता है तो डेफिनेटली 3D प्रिंटिंग हर जगह होगा, होने ही वाला है कुछ भी करके। तो हम लोग उसके लिए वर्क कर रहे हैं। अभी आपने कॉस्ट की बात की, इसीलिए सर पूछ रहा, ये 3D प्रिंटर जो छोटे साइज का है इसका कॉस्ट क्या आता है लगभग? So there are Chinese printer which can cost as low as 10,000 also, and it can go up to a lakh also in Chinese. What is an ideal cost and which are the ideal companies of 3D printing? There is one company which I would definitely recommend, which is Prusa, which is FDM में सबके लिए बेस्ट ही है। बट देन अगर कोई हॉबी लेवल है या फिर किसको 3D प्रिंटिंग सीखना है तो कोई भी चाइनीज़ ब्रांड का प्रिंटर लेके DIY प्रिंटर जिसको बोलते हैं वो करके ट्राई कर सकता है। पर अगर आपको कोई हेडेक नहीं चाहिए तो बिकॉज 3D प्रिंटिंग इज स्टिल इन द नेसेस स्टेज इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, आपको उसके अंदर ट्विकिंग करना ही पड़ता है। आपको थोड़ा उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, थोड़ा मशीन खोलने आना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर ट्विकिंग करने आना चाहिए। सो अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद है तो आप चाइनीज़ प्रिंटर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद और आपको सिर्फ उससे आउटपुट निकालना है तो आई वुड एनी टाइम रिकमेंड टू गो विद अ ब्रांड विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी कॉस्टली। देयर आर फ्यू इंडियन ब्रांड्स आर डूइंग रियली गुड, तो उनका भी प्रिंटर्स ले सकते हो। क्या कॉस्ट रेंज आती है? So the cost range is really high. It can start up to a lakh and go up to 5-6 lakhs also, depending on your budget. Applications and budgets.
थैंक यू सौरभ कि आपने टाइम निकाल के हमें 3D प्रिंटिंग के बारे में इतना सब बताया, जो कि आज के तारीख में डिज़ाइन में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, जो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है। और आप वन ऑफ द फ्यू 1% लोग हो गए पूरी दुनिया में जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहाँ एंड करते हैं, और ऐसे ही नए डिज़ाइनर्स और कलाकारों को हम आपसे मिलवाते रहेंगे। ऐसे ही एक्साइटेड और जानकार भरे पॉडकास्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों से, जो अवेयरनेस चाहते हैं कि डिज़ाइन के क्षेत्र में और क्या क्या हो रहा है।